मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अच संधि के अंतर्गत पररूप संधि के स्वरूप पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। पररूप संधि हम उस संधि को कहेंगे जब दो अचवर्ण परस्पर मिलकर परवर्ण अर्थात बाद में आने वाले वर्ण के रूप में विकृति को प्राप्त होंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह पररूप संधि कहाँ होती है। तो इस संधि का विधान करने वाला सूत्र एंगी पररूपम है। सूत्र की वृत्ति है आदुपसर्गात एंगादो धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु परे होने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर पर वर्ण के रूप में एकादेश होता है, अर्थात पूर्व और पर वर्ण के रूप में विकृति को प्राप्त होता है। जहां उपसर्ग से तात्पर्य प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे से है, अर्थात प्र परा अप सम दुस दुर निस निर इत्यादि जो 22 प्रादि हैं उसका जब किसी धातु के साथ संपर्क होता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इस उपसर्ग में से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिसके अंत में अवर्ण आता है। अवर्ण से तात्पर्य है ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ में से कोई वर्ण आता हो। तो अवर्णांत उपसर्ग से तात्पर्य उस उपसर्ग से होगा जिसके अंत में अ या आ में से कोई वर्ण होते हो, और एंगादि धातु से तात्पर्य उस धातु से होगा जिस धातु के आदि में एंग प्रत्याहार में आने वाले ए या ओ वर्ण हो। इस तरह सूत्र का तात्पर्य होगा यदि किसी अवर्णांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु हो तो पूर्व और पर वर्ण के रूप में विकृति को प्राप्त होंगे, और जहां भी ऐसी स्थिति होगी वहां पररूप संधि होगी। हम उदाहरण की सहायता से इसे समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एंग प्रत्याहार में ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं, अतः एंगादि धातु के रूप में भी दो प्रकार की धातुएं होंगी। एक तो वह धातु जिसके आदि में ए होगा, या और दूसरा वह धातु जिसके आदि में ओ होगा। तो इस तरह हम दो उदाहरणों के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए प्र प्लस एजते हम लें तो प्र जो है उसका एजते धातु के साथ योग हो रहा है, इसलिए प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे के अनुसार प्र उपसर्ग है, और इस प्र के अंत में अ है, अतः यह अवर्णांत उपसर्ग है। और इस अवर्णांत उपसर्ग के बाद जो एजते है वह एज धातु का रूप है, और इस एज धातु के आदि में ए है जो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत समाविष्ट है, अतः अवर्ण के बाद में एंगादि धातु है। अतः नियमानुसार अ और ए ये दोनों आपस में मिलकर ए के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द होगा प्रेजते और संधि होगी पररूप। इसी तरह दूसरा हम उदाहरण देख सकते हैं उप प्लस ओषति। यहां भी आप देख सकते हैं कि उप के अंत में अ है, अतः उप अवर्णांत उपसर्ग है, और ओषति के आदि में ओ एंग प्रत्याहार में आता है, अतः यह एंगादि धातु है। नियमानुसार अ और ओ आपस में मिलकर ओ के रूप में विकृति को प्राप्त हो जाएंगे और शब्द होगा उपोषति और संधि होगी पररूप। इस संधि के ऊपर शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम एक वार्तिक है, और इस वार्तिक का तात्पर्य होता है कि सकंधु आदि के विषय में पररूप समझना चाहिए, किंतु इस अर्थ से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सकंधु आदि के विषय में पररूप किस परिस्थिति में होगा, अर्थात पूर्व में कौन सा वर्ण आएगा और बाद में कौन सा वर्ण होगा, यह यहां स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए
इसे समझने के लिए भी हमें एक वार्तिक की सहायता लिखनी पड़ेगी, और वह वार्तिक है तच्च टेह। और इन दोनों सकंधवादिशु पररूपम वाच्यम और तच्च टेह, इन दो वार्तिक की सहायता से ये तात्पर्य होगा कि सकंधु आदि के विषय में अच वर्ण परे होने पर टी संज्ञक और अच वर्ण के स्थान पर पररूप आदेश होता है, जहां टी से तात्पर्य अचो अंत्यादि टी से है। अचो अंत्यादि टी का तात्पर्य होगा, अगर हम संस्कृत में करें, अचाम मध्य यो अंत्यः स आदिर यस्य तत्टी संज्ञम स्यात्, अर्थात अचों में से जो अंतिम अच होता है वह अंतिम अच जिसके आदि में होता है उस समुदाय को हम टी संज्ञक कहते हैं। यहां एक स्थिति और भी हो सकती है कि अचों के मध्य अंतिम अच के बाद जब कोई व्यंजन वर्ण नहीं होगा तो फिर टी कौन होगा, तो जो अचों में से अंतिम अच होगा उसे ही हम टी कहेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मनस शब्द है तो मनस शब्द में का अंतिम अच नकारोत्तरवर्ती आकार है और उस नकारोत्तरवर्ती आकार के पश्चात स है, तो इस तरह समुदाय होता है अस, और इसी अस को हम टी कहेंगे। दूसरा रूप ये देख सकते हैं, जैसे कहीं आया शब्द शक, तो शक में दो अच है, एक तो सकारोत्तरवर्ती आकार है और एक ककारोत्तरवर्ती आकार है, तो अंतिम अच ककारोत्तरवर्ती आकार है, किंतु इस अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन नहीं है, अतः यहां ककारोत्तरवर्ती आकार ही टी संज्ञक होगा। तो अब आप इस रूप में समझ सकते हैं कि इस वार्तिक का तात्पर्य है कि शकंधु आदि शब्दों के विषय में टी संज्ञक वर्ण के पश्चात यदि अच वर्ण आता है तो टी संज्ञक और अच वर्ण परस्पर मिलकर पर वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और वहां जो संधि होगी वह पररूप संधि होगी। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, एक शब्द है मनीषा और इस शब्द का संधि विच्छेद है मनस प्लस ईशा। तो अब यहां स्थिति है, समझनी होगी हमें कि कैसे पररूप हुआ। तो मनस शब्द में दो अच है, एक मकारोत्तरवर्ती आकार और एक नकारोत्तरवर्ती आकार, तो अंतिम अच नकारोत्तरवर्ती आकार है और उस नकारोत्तरवर्ती आकार के बाद स व्यंजन है, तो समुदाय हुआ अस, तो यहां पर टी संज्ञक होगा अस, और इस अस के बाद अच वर्ण के रूप में ई है, तो नियमानुसार अस और ई के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा मनीषा। इसी तरह पतत प्लस अंजलि में अत टी संज्ञक है और उस टी संज्ञक के बाद अच वर्ण के रूप में अ है, तो अत और अ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द होगा पतंजलि, और ये दोनों ही स्थल पर संधि होगी पररूप संधि। दूसरा उदाहरण आप इस तरह से देख सकते हैं, शक प्लस अंधु। तो शक प्लस अंधु में दो अच हैं, एक सकारोत्तरवर्ती आकार है और एक ककारोत्तरवर्ती आकार है। अंतिम अच ककारोत्तरवर्ती आकार है और उस आकार के बाद अ है, तो यहां अ और अ दोनों आपस में मिलकर बाद वाले अ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द होगा शकंधु। इसी तरह से हलीशा का या कुल्टा आदि जो शब्द हैं जो सकंधवादि गण में पठित हैं, उसके विषय में भी हमें पररूप समझना चाहिए। अब ये पररूप के संदर्भ में जो आपने पहले एंगी पररूपम सूत्र देखा था, उस सूत्र का वृद्धि रेची सूत्र अपवाद है, और हम यह भी सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि पररूप संधि का दीर्घ वृद्धि संधि अपवाद संधि है। तो मित्रों, पररूप संधि के विषय में संक्षेप में आज इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।